जो हमारा भारत देश है उसमें जो टैलेंट है वो कोई और देश में नहीं है। अभी की वर्ल्ड रिकॉर्ड लिस्ट अगर हम निकाले तो उसमें जो भी टॉप होगा ना उससे भी ज्यादा पोटेंशियल हमारे इंडियंस बंदों में है। आज से मैं 5-10 साल में तो यही देखता हूँ कि शायद सब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स जो वो शायद इंडिया से हो सकते हैं। वरुण प्रदीप कैसे हैं आप? एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिल्कुल बढ़िया सर, और आप? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूं, थैंक यू। तो हमारे साथ वरुण प्रदीप दवे जुड़ रहे हैं, जो कि यंगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर लिफ्टर हैं गुजरात से। और बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमा लिया है, बहुत सारे मेडल्स अपने नाम कर लिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत को रिप्रेजेंट किया है। और जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। अब तक का सफर आपका कैसा रहा? यस, अब तक का सफर कह सकते हैं कि सर काफी अच्छा भी रहा और काफी उतार चढ़ाव वाला भी रहा है। और कह सकते हैं कि जैसे छोटी सी एज में स्टार्ट किया था तो सामने मुश्किलें अभी ज्यादा आई थी, और लेकिन अब जाके कैसा है कि जो 6-7 साल मैंने करियर के अभी छोटी एज में निकाल दी है, तो अब एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया मिल गया है उससे। बिल्कुल, स्टार्टिंग से ही मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई। आपने पावर लिफ्टिंग तो बहुत बाद में आपने शुरू किया, पहले आपका रुझान जो था वो क्रिकेट की तरफ ज्यादा था, फिर आपने फुटबॉल भी खेला है, उसके बाद बास्केटबॉल की तरफ से गए हैं। तो अमूमन हम देखते हैं हमारे देश में क्रिकेट को बहुत प्यार दिया जाता है, क्रिकेट में जो है यंगस्टर्स जाना पसंद करते हैं। आपने किस तरीके से स्टार्ट किया और फिर आपने जो विचार बनाया कि आप पावर लिफ्टिंग में जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में हर एक बच्चा ऐसा ही सोचता है कि मेरे को क्रिकेट खेलना है और मेरे को इंडियन टीम में से खेलना है। जी। तो मेरा भी कुछ सपना वैसा ही था कि मेरे को टीम इंडिया के लिए खेलना था। तो इसीलिए मैंने पहले, जैसे इंडिया है तो सब क्रिकेट में पहले स्टार्ट करेंगे, तो मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। फिर उसमें काफी इंजरीज हुई, फिर घर वालों ने उसमें ना बोला तो मतलब ठीक है, तो बास्केटबॉल पे हाथ आजमाते, फिर फुटबॉल पे हाथ आजमाते। पर कुछ मैं कह सकता हूँ सर ज्यादा कुछ हुआ नहीं उसमें, तो मैंने थोड़ा टाइम स्पोर्ट्स छोड़ भी दिया। और उसके बाद मैंने 10th स्टैंडर्ड के वैकेशन में मैंने जिम स्टार्ट किया, और अचानक से जो मेरे कोच थे उन्होंने मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, उन्होंने बोला कि 1 मिनट तू इधर आ और तू ये लिफ्ट मार। तो उन्होंने फिर ऐसा बोला कि नहीं, तेरे में पोटेंशियल मेरे को दिखता है, और तू अगर तेरी इच्छा हो तो तू आगे इसमें खेल, मैं तेरे को गाइडेंस दूंगा। तो ऐसे कह सकते हैं मैं एक्सीडेंटली इस गेम में आ गया, और अब यही मेरा प्रोफेशन करियर जो है सब यही है। आपने अब तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया अगर हम बात करें पावर लिफ्टिंग के अंदर, लेकिन स्टार्ट में अगर हम देखें तो शुरुआत आपकी भी अच्छी नहीं रही थी। पहले 3 टूर्नामेंट जो आपने खेले उसमें आपको रेगुलरली हम कह सकते हैं आपको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो कमबैक था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। और बहुत सारे ऐसे लोग भी बीच में आते हैं जो आपको बोलते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। तो उस सिचुएशन से आपने कैसे डील किया और फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट आपको इस गेम में मिला? यस सर, ऐसा कह सकते हैं कि फैमिली तो सबसे पहले ही, फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी जर्नी में आज तक। के आज तक जो भी मैं हुआ वो उनके सपोर्ट से। कभी भी उन लोगों ने मेरी हार को ज्यादा मेरे को चाहे बाहर किसी ने भी मेरे को ज्यादा क्रिटिसाइज किया, पर घर वालों ने हमेशा बोला कुछ नहीं, नेक्स्ट बार तू आगे ट्राई करना। और ऐसा कह सकते हैं कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो हर बार इस चीज में मानता है कि अगर हम कोई चीज हमने स्टार्ट की है तो हम जीरो पे है, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। जी। तो उस वक्त सही में सबकी नजरिए से मैं हार रहा था, पर मेरे नजरिए से मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस गेन कर रहा था कि मैंने 3 कॉम्पिटिशन भले लूज किए, पर मैंने हर एक कॉम्पिटिशन के साथ मैंने कुछ ना कुछ सीखा था। हम्म। और मेरा मानना वही था कि अगर हम जीरो पे हो तो हमारे पास कोई भी चीज खोने का डर नहीं रहता, तो इसीलिए हम ज्यादा ऊंचा उड़ सकते हैं। पहले 3 टूर्नामेंट्स अच्छे नहीं रहे, उसमें मेडल नहीं आ पाया, लेकिन उसके बाद जब आपने वापसी करी, चौथी बार जब ट्राई किया तो उसमें गोल्ड मेडल आपको मिला। तो पहली बार जब आपने गोल्ड मेडल अपने हाथ में लिया तो कैसी फीलिंग थी आपको उस टाइम? क्या आपके थॉट्स आपके माइंड में चल रहे थे? सर वो इंसिडेंट मेरे को आज भी याद है कि जब मैं जीता, मैंने सबसे पहले मेरी मदर को कॉल किया। तो मैंने मदर को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया, और मेरी आवाज थोड़ी इमोशनल थी उस वक्त। तो मेरे मदर ने वही बोला कि कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो मैंने मेरी मम्मा को वही बोला कि नहीं मम्मा, अब इस बार नेक्स्ट नहीं है, इस बार हम 3 हारे तो इस बार हम एक साथ 3 जीते भी है। तो मैंने बोला कि मैं इस बार 3 गोल्ड मेडल जीता हूँ। तो पूरा बहुत इमोशनल एटमोसफेयर हो गया था। पर उस वक्त कह सकते हैं वो मेरे खुशी के आंसू थे। और उस वक्त वो, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक इंसान को उसके मेहनत और किस्मत से ज्यादा या कम नहीं मिलता। जी। कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा आपके मेहनत के ऊपर भी, तो आप ऐसा मत सोचो कि मेरे को नहीं मिलेगा। शायद आपको वो कह सकते हैं कि ब्याज समेत आपको ज्यादा मिलेगा वो।
बिल्कुल, डोमेस्टिक लेवल का परफॉर्मेंस आपका बहुत बढ़िया था, उसके बाद फिर इंटरनेशनल भी आप गए और उसका एक बहुत अच्छा किस्सा है जो जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आपके साथ ही आपके सीनियर प्लेयर्स थे और एक जर्नी में वो डिस्कस कर रहे थे और लिस्ट में एक नाम भी था जो उसमें आपका नाम था और आप वहीं पर मौजूद थे, तो वो इंस्टेंस के बारे में बताइए, वो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा था जब आपको पता लगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। यस सर, वो किस्सा ऐसा है कि जैसे मैं पहली नेशनल्स खेल के मैं रिटर्न हो रहा था वहां से। तो बात ऐसी कि मैं उस वक्त ट्रेन में सोया हुआ था, क्योंकि कंपटीशन 2-3 दिन खेले थे, तो मैं एकदम थक गया था। तो मैं ऊपर ट्रेन के थर्ड कंपार्टमेंट में ऊपर सो रहा था। जैसे इंडियन रेलवेज में 3 कंपार्टमेंट होता है, तो मैं ऊपर सोया हुआ था। और सेम, अब ये कुदरत का करिश्मा बोलेगा क्या हुआ, मेरे को उस वक्त सेम वही सपना आ रहा था दिमाग में कि मैं अब इंडिया के लिए, जो मेरा सपना है पहले से, जो मेरा वो सपना रहा है, वो फिर से मेरे दिमाग में था कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ और मैं कोई मेडल जीत रहा हूँ और मैं अपना तिरंगा लहराए हुए खड़ा हूँ। और उसी वक्त मेरे एक सीनियर प्लेयर ने मेरे को उठाया और बोला कि वरुण जल्दी उठ, नई टीम इंडिया की लिस्ट आई है, चेक करते हैं सबका नाम। तो नाम स्क्रॉल करते करते उन्होंने देखा और 7 नंबर पे मेरा नेम था। और 7 नंबर को मैं वैसे भी लकी मानता हूँ क्योंकि वो मेरे बर्थ डेट भी है। तो 7 नंबर पे नाम था वरुण प्रदीप दवे, और उसमें लिखा था टीम इंडिया प्लेयर फ्रॉम अंडर 56 केजी वेट क्लास। तो वो मेरे लिए इतना बड़ा मोमेंट था कि मैं पहला नेशनल्स खेल के भी आ रहा हूँ वापस, और मैं मेरे घर पहुंचू उससे पहले मेरी ये खबर पहुंच गई थी कि अब मैं आगे इंटरनेशनल्स भी खेलने जाने वाला हूँ इंडिया तरफ से। स्टडीज में जब आप इंटरनेशनल लेवल थे, जब वापस आए थे, आपके एग्जाम्स भी हुए थे और उसमें आपने स्कोर अच्छा नहीं किया था, तो उस दौरान कैसा रिएक्शन था फैमिली का? और फिर हमने ये भी पता लग किया कि आप जो है कुछ समय दूर भी हो गए थे अपने फेवरेट स्पोर्ट से, आपने दूरी बना ली थी, तो उस वक्त ऐसा कह सकते कि मेरे लाइफ का सबसे हार्डेस्ट मोमेंट मेरे करियर का वही रहा है कि मैं इंटरनेशनल खेल के आया, उसके बाद तुरंत इंडिया में ऐसा ही है कि ऐसा देखा जाता है कि क्रिकेट को ही लोग ज्यादा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मानते हैं कि अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो प्रोफेशन वो ही लीजिए, वरना आपका कुछ ज्यादा होगा नहीं। तो उस वक्त ऐसा ही हुआ कि घर से प्रेशर आ गया और मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया था। तो घर वालों ने ऐसा बोल दिया कि अब नहीं, कि तुमको थोड़े टाइम जब तक वो क्लियर नहीं करो तब तक अब खेलना नहीं है, पहले पढ़ाई पे फोकस करो। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा ऐसा ही है कि सब ज्यादा पढ़ने में और उसमें ज्यादा है कि पढ़ो और फिर गवर्नमेंट जॉब ले लो, वैसे करके तो ही सेटल हो पाओगे। पर उस वक्त मैंने जब छोड़ा था तब कह सकते कि मैं डिप्रेशन में भी थोड़ा चला गया था। और उस वक्त कैसा था कि मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मेरे को करना है कुछ और है और मैं कर कुछ और रहा हूँ। पर उस वक्त मैंने एक ही चीज मेरे दिमाग में थी कि ये जो वक्त है ये भी निकल जाएगा। अगर अच्छा वक्त आया वो निकल गया, तो ये बुरा वक्त है तो ये भी निकल जाएगा उस वक्त। तो मैंने बस एक ही चीज रखा था कि अब एक बार पहले स्टडीज पे फोकस कर देते हैं, फिर आगे जाके देखेंगे क्या करना है। और जब मैंने वापसी के बाद भी मैं तुरंत 3-4 कॉम्पिटिशन में फिर से हारा था। ऐसे कह सकते कि जैसे मेरा ग्राफ जितना ऊपर गया था उतने में नीचे वापस आ गया था, और फिर से मेरे को स्टार्ट करना पड़ा था। पर इस बार कह सकते हैं कि इस बार मैं शून्य से नहीं, मैं इस बार काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेके मैंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल, आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अगर हम पिछले 2-3 सालों को लेकर के बात करें। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़े, आप वापस इस गेम में आए पावर लिफ्टिंग के अंदर, जरूर उसमें पहली जैसी फिटनेस लाने में वक्त लगा होगा आपको, और उसमें आपके कोचेस ने भी आपकी पूरी सहायता की होगी, फैमिली ने भी सपोर्ट किया होगा। तो किस तरीके से यस आपने वो वापसी करी? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में तो उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। यस तो मेरा मानना यही है कि अगर तुमको तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो कभी भी तुम किसी और कंपटीटर से अपना कंपटीशन मत सिलेक्ट करो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि तुम ईगो लिफ्टिंग करोगे और फिर उसमें तुम ऊपर से तुम जितने इंजरी में थे या फिर तुमको भी वापसी करनी है तो तुमको और ज्यादा इंजरी होगी, और तुम आगे जाने के जगह बाकी पीछे 3-4 महीने और वापस पीछे चले जाओगे। और मैंने भी एक बार मेरा एग्जाम वाला वो फेज देखा, और फिर मेरे पास जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया उसके 7 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और मैं पैर में 35 स्टिचेस के साथ मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया था। तो उस वक्त तो मैंने खेल भी लिया और मैंने वही कंपटीशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। पर डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि नहीं, कि तेरे को नहीं खेलना है, तू बस वहां रशिया जा और रशिया जाके टीम के साथ एज ए टीम का क्रू मेंबर जाके आ, पर खेलना नहीं है। पर ये कह सकते कि ये एक मेरी जिद थी और मेरी लगन थी कि मैंने पिछले 5 साल अगर ये 2021 के वर्ल्ड कप के लिए लगाया है
तो मैं एक बार रिस्क ले लेता हूँ। तो मैंने अपने दम पे रिस्क लिया, पर उसके फायदे भी है कि मैंने चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मैं 3 गोल्ड मेडल रशिया में भी जीता, पर उसके बाद मैं जब मेरी वापसी हुई, डॉक्टर ने मेरे को तुरंत बोल दिया कि अगर तेरे को अब इस गेम में लंबी खेल का घोड़ा बनना है, तो तेरे को अब 6 महीने के लिए टोटल बेड रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लेग में 35 स्टिचेस थे और उसके साथ में खेला था। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि अब तू रेस्ट ले, वरना तू लाइफ टाइम फिर ये नहीं खेल पाएगा, ऐसी इंजरी तेरे को वापस हो जाएगी पैर में। तो उस वक्त कभी-कभी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पेशेंस रखना भी सबसे बड़ी चीज है इस गेम में, कि और वो मैंने देखा कि जब मैंने पेशेंस रख के मैंने 6 महीने जो एकदम मैंने बेस्ट रेस्ट किया, उसके बाद जो मेरा परफॉर्मेंस हुआ वो पहले से ज्यादा अच्छा हुआ। तो जितना बॉडी को हार्डवर्क की जरूरत है, उतनी ही बॉडी को रेस्ट की जरूरत भी है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हम पावर लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं अक्सर बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग, वैसे तो दोनों अलग अलग गेम्स हैं, और कोच की कितनी इंपॉर्टेंस है इस गेम के अंदर, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स कई बार जोश में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ अचीव कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ। ये चीज को स्टार्ट में सबसे पहले एक ही चीज से करना चाहता हूँ कि जितनी महत्वपूर्ण एक अंधेरे कमरे में दिए की होती है, उतनी जरूरत एक कोच की रहती है आपके करियर में। क्योंकि अगर आपके पास कोच नहीं होगा तो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा। और ये पावर लिफ्टिंग में कह सकता हूँ कि ये गेम कैसा है, ये पूरा स्ट्रेंथ का है और टेक्निक्स का है। इसमें ये बॉडी बिल्डिंग से इसीलिए अलग है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फिजिक का गेम है, कि बॉडी बिल्डिंग में आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता है। बॉडी बिल्डिंग में जो चीज से आपको खेलना होता है वो आपकी बॉडी होती है, और पावर लिफ्टिंग में वेट्स और बार्स के साथ खेलना होता है। ये कितनी कितनी और कैटेगरीज में पावर लिफ्टिंग होती है, और मतलब इस गेम में कौन कौन से आप मतलब किस किस पोजीशंस पे खेलते हैं वो भी जानना चाहूंगा। जैसे डेडलिफ्ट एक है पावर गेम जिसमें लिफ्टिंग डेडलिफ्ट करनी होती है, और बाकी बेंच प्रेस भी आई थिंक इसी इसमें में आती है पावर लिफ्टिंग में। डेडलिफ्ट, और क्या बेंच क्या प्रेस और इसके अंदर स्क्वाट, होता है? जी। 3 चीज होती है, 3 लिफ्टिंग होती है, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट। और इसमें कैसा है कि आपको हर एक स्पोर्ट के आपको 3 अटेम्प्ट्स देते हैं। जैसे स्क्वाट में आपको 3 लिफ्ट मारनी होती है, फिर आपको बेंच प्रेस में 3 लिफ्ट और डेडलिफ्ट में 3 लिफ्ट। और इसमें अलग कंपार्टमेंट भी है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक इक्विप्ड लिफ्टिंग और एक अनइक्विप्ड लिफ्टिंग। अनइक्विप्ड में कैसा रहता है कि आपको टोटली रॉ खेलना होता है, कि आप पैर में नी रैप्स नहीं बांध सकते, हाथ में रिस्ट रैप्स नहीं बांध सकते। आपको सिर्फ एक बेल्ट आता है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन बॉडी की, वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो उसको बचाने के लिए बेल्ट तो बहुत जरूरी है। तो सभी यंगस्टर्स को वही चीज है कि कभी भी ईगो लिफ्टिंग मत करो और सबसे पहले बेल्ट का यूज करो। अगर बेल्ट होगा तो ही, अगर वो कह सकते हैं अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड ठीक होगी तो ही आप आगे चल पाओगे। और इक्विप लिफ्टिंग में ऐसा होता है कि वो पूरा अलग कॉस्ट्यूम आता है, वो एकदम हार्ड मटेरियल का होता है, कि वो पहन के हम जो भी लिफ्टिंग करते हैं उससे हम 20-25 किलो ज्यादा मार सकते हैं लिफ्ट्स में। जैसे हमारी बेस्ट है 180, तो अगर मैं इक्विप में खेलूंगा तो मेरा वो सीधा हो जाएगा 200-205। पर वो उसके गियर के ऊपर से होता है कि अगर वो हम प्रोटेक्टिव गियर पहन लेते हैं पूरा, तो बॉडी एकदम स्टिफ कर देता है, तो बॉडी पे ज्यादा लोड का इफेक्ट नहीं होता और हम ज्यादा वेट उठा सकते हैं। जी। कोई खास डाइट भी पावर लिफ्टिंग के लिए फॉलो करनी होती है? मतलब आपकी, अगर आप अपने डाइट के बारे में बताएं कि कैसे आप तैयारी करते थे अपने कॉम्पिटिशन्स के दौरान। पावर लिफ्टर्स के लिए सबसे मेन डाइट तो मैं एक ही कह सकता हूँ कि आपका जो बॉडी का प्रोटीन इनटेक है, वो आपको 3 टाइम से बॉडी वेट करना है। जैसे आपका बॉडी वेट होगा 50 केजीज, तो आपको 50 केजीज इज इक्वल टू 50 ग्राम करना है। तो 1 केजी इज इक्वल टू 1 ग्राम प्रोटीन इनटेक। तो जैसे आपका 50 केजी है तो मैं उसका 3 टाइम्स लूंगा, तो मैं 150 ग्राम प्रोटीन लूंगा। तो बस वही रहता है कि कोई भी तरीके से आपको, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन अगर ना भी लो तो आप चिकन हो, बॉइल्ड एग्स, और उससे आप आपका पूरा प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट कर सकते हो। और दिन में 3 टाइम्स तो लेना ही है आपका प्रोटीन। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वे प्रोटीन के अलावा, वे या आइसोलेट प्रोटीन। तो उससे हम ज्यादा कर सकते आपने हैं। बिल्कुल बताया, जैसे आपके कॉम्पिटिशन्स थे, आप इंटरनेशनल खेल करके वापस आए, फिर स्टडीज पे आपने ध्यान दिया, फिर नेशनल लेवल की अगर बात करें, कुछ कॉम्पिटिशन्स थे जिसमें अच्छा नहीं कर पाए, तो ऐसे में बहुत सारे आपके जानने वाले या बहुत सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं, जो कईयों ने सवाल भी उठाए थे आप पर कि भाई आपने पहला तो ऐसे ही तुक्के से जीत लिया वो कंपटीशन। तो जब इस तरीके की एनवायरनमेंट में बातचीत होती है और वहां से जिस तरह से आप निकले, आपने किस तरीके से उसको हैंडल किया और तैयारी पर ध्यान दिया, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। यस, जब ऐसी कोई स्थिति होती है तब मेरा मानना ऐसा है कि अगर हमारा
परफॉर्मेंस अच्छा नहीं बोल रहा तो हमको उस वक्त सरेंडर कर देना चाहिए। जैसे मैंने उसको ऐसे फेस किया था कि मैं सबसे अलग हो गया और मैंने ट्रेनिंग अकेले में करना स्टार्ट कर दिया, और फिर जब मेरा परफॉर्मेंस मेरे को लगा कि अभी अप टू द मार्क है, तब किसी भी जैसे वो सीनियर प्लेयर हो या कोई भी आपके कलीग जो आपसे बड़े हो, तो उनसे बोल के मतभेद करने से कोई फायदा नहीं है। और मैं तो एक ही चीज मानता हूँ कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसका फल मिलेगा ही, और लेट योर परफॉर्मेंस स्पीक एवरीथिंग। बिल्कुल। और उसके बाद गुजरात में जो कंपटीशन हुए, फिर आपको टाइटल मिला यंगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मोस्ट, आप बने हैं गुजरात के, जो टाइटल आपने पावर लिफ्टिंग में जीता है। लगातार आपने मेडल्स जीते हैं, तो जरूर आपने जो कंपटीशन जीते हैं उससे आपने अच्छा जवाब भी दिया है और आप ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन कोई एक खास मैसेज आप देना चाहेंगे जो यंगस्टर्स आना चाहते हैं पावर लिफ्टिंग में, या आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से, अगर हम इंडिया में अगर देखें पावर लिफ्टिंग जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, कुछ खास टिप्स आप या कुछ खास चीजें आप बोलना चाहेंगे जो भी इस फील्ड में उतरना चाहता है उनके लिए? यस, सबसे पहले तो मैं ये चीज जो मानता हूँ कि जो हमारा भारत देश है, उसमें जो टैलेंट है वो कोई और देश में नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री में यूथ की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। और मेरा मानना तो यही है कि अगर जो भी अभी की वर्ल्ड रिकॉर्ड लिस्ट अगर हम निकाले तो उसमें जो भी टॉप होगा ना, उससे भी ज्यादा पोटेंशियल हमारे इंडियंस बंदों में है, बस उसको ढूंढने की कमी है। और जितना अगर आप उस गेम में अगर उतर गए और आप अपनी टेक्निक्स और वो सबको कह सकते कि हीरे को जितना तराशते वो उतना चमकेगा। और उससे तो मेरा मानना यही है कि आज से मैं 5-10 साल में तो यही देखता हूँ कि शायद सब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स जो वो शायद इंडिया से हो सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल है ये, कह सकते हैं किसान का देश है, यहाँ के लोग मेहनत में बहुत मानते हैं वैसे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो यंगेस्ट प्लेयर्स होते हैं या जो फ्रेशर्स या जो नए आना उतरना चाह रहे हैं इसमें, वो बहुत जल्दबाजी भी कर जाते हैं, और हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्स की जगह वो कुछ और चीजें भी लेने का प्रयास करते हैं जिससे कि परफॉर्मेंस जो है और अच्छी निकल के आ जाए। स्टीरॉइड्स की अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप खेल रहे हैं, लगातार अच्छा कर रहे हैं, जीत रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल चुके हैं, और आप बाकी एथलीट्स के साथ भी वहां पे अलग अलग देशों के आए होंगे जिन्होंने प्रेजेंट किया होगा। तो इस चीज को आप थोड़ा क्लियर करें जिससे कि और ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं उनको हेल्प मिल पाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे पास खुद ही ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ इंडिया में कैसे कि इंडिया में चलो ड्रग टेस्ट कंपटीशन में जीतने के बाद नहीं होते, पर जब मैं इंटरनेशनल खेलने गया, और इंटरनेशनल में कैसा होता है कि अगर आप लिफ्टिंग आपके बॉडी वेट से ज्यादा करते हो या आप कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हो तो तुरंत आपका ड्रग टेस्ट होगा। और जैसे मैं खेलने गया तो मैंने जो मेरी पहली लिफ्ट थी, मैंने पहली लिफ्ट में ही जो करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड थे उसको तोड़ा था। फिर सेकंड लिफ्ट में मैंने मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, और थर्ड में मैंने मेरा फर्स्ट वाले को तोड़ा वैसे। तो उस वक्त तुरंत वहां के रेफरीज ने मेरे पे उंगली कर दी कि अब तुम आ जाओ, तुम्हारा पहले ड्रग टेस्ट करना है। तो इंडिया में नहीं होता, पर अगर आपको इंटरनेशनली खेलना है तो ये चीज का काफी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने 1 साल या 2 साल पहले भी अगर लिया होगा तो वो टेस्ट में आ ही जाएगा। और फिर उसके बाद आपको 3 साल के लिए बैन भी कर देते हैं फिर खेलने में से, और फिर आप कोई और फेडरेशन में भी नहीं खेल पाओगे। और सबसे पहले तो चीज वही है कि क्यों हम अपने देश का नाम डुबाए, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ऐसा कह सकते हैं हम पहले भारत माँ के लिए कर रहे हैं और दूसरा अपनी माँ के लिए कर रहे हैं, तो क्यों उनका नाम डुबोए। तो अपना काम ऐसा कि हमको देश का नाम रोशन करना है, तो ऐसे नहीं। और यहाँ के बंदों में टैलेंट और पोटेंशियल बहुत है, और कभी भी किसी और चीज के ऊपर ऐसे निर्भर नहीं हो जाना है कि यही लूंगा तो ही मेरे से होगा, वैसा नहीं है। आगे के प्लान्स आपके क्या हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं आने वाले कॉम्पिटिशन्स को लेकर के आपकी? यस सर, अभी मेरा प्लानिंग तो ये है कि मैं लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए वो 2021 में वर्ल्ड कप में मैंने खेल के बनाए। तो अब मेरा टारगेट यही है कि 2022 का जो वर्ल्ड कप है उसमें मैं खेलने जाऊं तो मैं अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को कुछ ज्यादा मार्जिन से तोड़ सकूं, और इंडिया का झंडा वहां फिर से जाके गाड़ के आऊं। और सबसे अच्छी मोमेंट मेरे लिए वही रहती कि जब हम जीतते, और सबसे पहले जब वो पोडियम के ऊपर खड़ा करते हैं, और सबसे पहले जब इंडिया का नेशनल एंथम बजता है, उससे बड़ी मोमेंट लाइफ में कोई नहीं रहती है।
बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी आप इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहेंगे, देश का नाम और रोशन करेंगे, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे, और इसी तरह से एक इंस्पायरिंग की तरह हम कहेंगे आपको, जो यंगेस्ट आने वाले एथलीट्स हैं उनके लिए भी आपको बहुत कुछ उनसे आप उनके लिए भी बहुत कुछ करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। और बिल्कुल ऑल द बेस्ट टू यू, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। यस, थैंक यू सो मच।